दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में भारत एवं विश्व का भूगोल खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के प्रथम अध्याय भारत के सामान्य परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का सामान्य परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, आपको बताना है। ऑप्शन है 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां। तो आप जानते भी हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में 7वां स्थान है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में 7वें स्थान पर है। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, आपको बताना है। 5 लाख, 6,30,000, 8 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 6,40,932 यानी लगभग 6,41,000 गांव हैं भारत में। तो इस तरह से विकल्प में से कोई सही नहीं है। तो याद रखिएगा वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। आप देखिए कि प्रश्न संख्या 3 है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो आप जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों का नाम आपको याद रखना चाहिए। इसमें पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं तो कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है उसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तर प्रदेश से होकर ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो सही उत्तर 1, 2, 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है दोस्तों, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अभी अभी हमने इस पर चर्चा किया है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। देखिए 23.5 डिग्री दक्षिण, 33.5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दोस्तों 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है और इसको कर्क रेखा भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की यामोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश से। इनमें से भारतीय मानक समय की यामोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों आप जान लीजिए भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा कहाँ कहाँ से। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये आप देखिए 5 राज्य हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो इन राज्यों से होकर भारतीय मानक समय की यामोत्तर गुजरती है। तो किस राज्य से यहाँ पर होकर नहीं गुजर रही है? तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। याद रखिएगा, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा यानी 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, पटना और इलाहाबाद। तो सही उत्तर यहाँ पर इलाहाबाद हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है और ये देशांतर जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, नैनी, इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो रेखा है, आप जान लीजिए कि ये भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी में कितना अंतर पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आप सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। भारतीय मानक समय यानी आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच माध्य समय में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी सादर्नमोस्ट पॉइंट कौन सा है? भारत का सबसे लास्ट दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? ऑप्शन देखिए, कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट पर या पॉइंट कालीमेर पर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो आप जान लीजिए, भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि भारत के किस जो राज्यों का युग्म है इसमें सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है? भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है? ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। तो सही उत्तर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। कैसे? तो आप जान लीजिए, भारत के मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु ये आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 23.713 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती नामक गांव है, ये गुजरात में स्थित है। तो याद रखिएगा, भारत का दूरस्थ पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व जो पूर्वी देशांतर पर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या रामेश्वरम। तो आप जान लीजिए कन्याकुमारी, ऑप्शन ए। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वो स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है।
अगले प्रश्न पर आते हैं, विश्व के कुल भूभागी क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको जानना चाहिए कि विश्व के कुल भूभाग का भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। तो उत्तर है 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी अनुमानित है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोर की बीच की जो दूरी है वो कितनी अनुमानित है। तो ये लगभग 3200 किलोमीटर है। आप जान लीजिए, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 3200, अब देखिए 3214 किलोमीटर, और पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर, तो लगभग में 3200 किलोमीटर भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा बिंदु है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, केप कमोरिन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर केप कमोरिन या कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में है। यहाँ भारतीय प्रायद्वीप सकरा होते हुए समुद्र में विलीन हो जाता है, जबकि भारत संघ का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अक्षांश रेखा के बारे में पूछा गया है, तो आप जानते भी होंगे दोस्तों, कौन सी अक्षांश रेखा, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको कर्क रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों, 23.5 डिग्री या 23 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, इसके फलस्वरूप क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है। ऑप्शन है, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, या देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है। ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत का मानक समय है जो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन इसकी जनसंख्या कितनी है, आपको बताना है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है। लेकिन भारत में संपूर्ण विश्व की कितनी 17.5% जनसंख्या निवास करती है। मात्र 2.4% क्षेत्रफल है भारत के पास दुनिया का, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण मानव जात की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, ये 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। विकल्प बी में संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या, लेकिन ये भी सही नहीं है। जो एग्जैक्ट आंकड़ा है कि भारत में विश्व की 17.5 या 17.5% जनसंख्या निवास करती है, इसलिए कोई भी उत्तर इसका सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारत विस्तृत है। यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार भारत का पूछा गया है कि भारत विस्तृत है। तो आप जान लीजिए, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री, यहाँ पे याद भी रखना चाहिए, 8 डिग्री 4 मिनट दोस्तों उत्तर से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी उत्तर यहाँ पर सही नहीं आपका आ रहा है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार भारत का याद रखना चाहिए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का विस्तार है। अगला प्रश्न है, भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन है प्रधान मध्याह्न रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा। तो सही उत्तर है भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो याद रखिएगा भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है और भारत की स्थिति पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत यानी 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन 20-21 जून को होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? उत्तर पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय भूभाग या समुद्र तटीय मैदान। तो सबसे पुराना भूभाग या सबसे प्राचीनतम भू आकृति विभाग भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए भारत का सबसे पुराना भू आकृतिक भूभाग ये प्रायद्वीपीय भूभाग है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और इसमें आप जान लीजिए कि ये भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? सिक्किम से जो अक्षांश गुजरता है वो किस राज्य से गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो सही उत्तर राजस्थान, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। तो दूरी के अनुसार अगर देखें तो गांधीनगर जो है गुजरात में है, ये कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मणिपुर, ऑप्शन बी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए पूछा गया है कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा और यहाँ पर इसके उत्तर में स्थित है, तो ये मणिपुर राज्य है। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो इसको आप देख सकते हैं 120 डिग्री पूर्वी देशांतर और भारतीय मानक समय के बीच देशांतरी अंतर 120 माइनस 82.5 तो 37.5 डिग्री हो जाएगा। एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 37.5 गुणे 4 37.5 गुणे 4 आप करेंगे तो ये 150 मिनट हो जाएगा। 150 मिनट मतलब 2 घंटा 30 मिनट। तो भारतीय मानक समय पर जब 12 बजे हैं तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2:30 बजेंगे, 14:30। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? 5:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 7:30 बजे। तो सही उत्तर लगभग 7 बजे प्रातः। क्यों? तो आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो तिरप है
दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के तिरप ये 95 डिग्री 31 मिनट और गुजरात के कांडला 70 डिग्री 11 मिनट में सूर्योदय के समय देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। तो अरुणाचल के तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय 7 बजे प्रातः होगा। तो आप जान लीजिए कि ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर संपूर्ण भारत का जो उत्तरी अक्षांश है, आप जानते हैं दोस्तों भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये आप जानते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है देशांतरी विस्तार के क्रम में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आप जान लीजिए दोस्तों कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो और इसके अलावा अगर आप देखें तो देशांतरी विस्तार जो है भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर आप देखें इसमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो यहाँ पर दोनों ही उत्तर आपके ए और सी दोनों ही सही हो जाएंगे। 2 उत्तर तो कोई एक विकल्प का यहाँ पर, लेकिन सर्वाधिक स्पष्ट उत्तर अगर जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार पूछा जाए अक्षांशीय विस्तार तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होगा। लेकिन यदि इसमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो विकल्प सी भी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि निकोबार में जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है ये 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के संदर्भ में कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा। तो हांगकांग दोस्तों आप जान लीजिए हांगकांग लगभग 117 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। 117 डिग्री पूर्वी देशांतर में हांगकांग स्थित है। हांगकांग का मानक समय भारत के मानक समय से लगभग 2 घंटे 18 मिनट आगे होगा। तो आप देखिए 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय मानक समय से 2 घंटा 30 मिनट। तो ऐसे देखा जाए भारतीय मानक समय से लगभग 2 घंटे 18 मिनट आगे होगा हांगकांग का समय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम या श्रीनगर। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि जो सूर्य है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफ़ी दूर उत्तर में है, इसलिए यहाँ सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पहुँचेंगी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार भारत पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर 4 गुना। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल का लगभग 4 गुना से अधिक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और पाकिस्तान का क्षेत्रफल 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन के लिए जो कूट हैं उनका प्रयोग आपको करना है।
तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, सही नहीं है। ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये भी सही नहीं है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका सही है। तो सही उत्तर इसमें डी हो जाएगा, 2 और 4 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको बताना है। देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल, यहाँ पे आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 3 सही हैं, एक केवल गलत है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी सही है। भारत का रेखांशीय या देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26, ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ऑप्शन डी ये आपका सही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, आपको बताना है, यानी एक कथन गलत है, वो आपको बताना है कौन सा है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, सही है। प्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रथम सूर्योदय जो है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। अरुणाचल, अरुण का अर्थ सूर्य होता है, इसी आधार पर इसका नाम रखा गया है अरुणाचल। इसका नाम पहले नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। सबसे पहले भारत में सूर्योदय होने के कारण इसका नाम अरुणाचल प्रदेश है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले सूर्योदय भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा, कोलकाता जो है कर्क रेखा के जो है निकटतम नगर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और पुणे। तो सही उत्तर पुणे। दोस्तों, आप देखिए, पुणे 73 डिग्री 19 मिनट पूरब से 75 डिग्री 10 मिनट पूरब स्थित है और ये दिल्ली के सबसे जो है पुणे नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए बेंगलुरु होगा। बेंगलुरु का जो देशांतर है, बेंगलुरु 77 डिग्री 19 मिनट पूरब से 77 डिग्री 50 मिनट पूरब है। तो बेंगलुरु दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर है, क्योंकि दिल्ली और बेंगलुरु के मध्य देशांतरी अंतर सबसे कम है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर बेंगलुरु शहर स्थित है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के सामान्य परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों का उपयोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए भी कर सकते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।